प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 5। तो कक्षा 9 का अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्यारे बच्चों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये जो हमारा चैप्टर 5 है, ये एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूक्लिड ने जो ज्यामिति के क्षेत्र में काम किया है, उसके बारे में एक छोटा सा परिचय हम इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बेहद इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। प्यारे बच्चों, ज्यामिति, या जिसको हम इंग्लिश में ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ये यूनानी भाषा का एक शब्द है जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। एक है जियो और दूसरा है मीट्रीन। जो जियो है उसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि से संबंधित। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मीट्रीन का अर्थ है मापन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का जो उद्गम हुआ है, जो ज्योमेट्री का विकास हुआ है, वो भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। प्यारे बच्चों, ज्यामिति गणित की एक बेहद महत्वपूर्ण शाखा है और प्राचीन सभ्यताओं के समय से ही, बहुत प्राचीन समय से ही ज्योमेट्री या ज्यामिति का प्रयोग सभी सभ्यताओं द्वारा किया गया है। चाहे वो मिस्र हो, बेबीलोन हो, चीन हो, भारत हो, यूनान हो, इनका सभी सभ्यताओं के जो लोग थे, अपनी व्यवहारिक समस्याओं का जो समाधान करने के लिए अपने अपने तरीके से ज्यामिति का प्रयोग करते थे। इसको एक उदाहरण के जरिए अगर हम समझें तो प्यारे बच्चों, जैसे जब नील नदी में बाढ़ आती थी, तो जब हम नील नदी में बाढ़ आती तो जो जिन भूमि के स्वामी, यानी कि जो भूमि के मालिक थे, उनके खेतों के बीच में जो मेड़बंदी होती थी, जो उनकी खेतों की सीमाएं होती थी, वो बह जाती थी बाढ़ के पानी में। तो इस तरह से उन्हें बड़ी समस्या आती थी। तो उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया, जो मिस्र के लोग थे, उन्होंने सरल तरीके से क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का परिकलन करना और अनेक प्रकार की ज्यामितीय तकनीकियों का विकास किया। उन्होंने ज्यामिति का जो ज्ञान था उसका उनके जीवन में अनेक माध्यमों से प्रयोग किया। जैसे प्यारे बच्चों, मिस्र के जो लोग थे, वो ज्यामिति का प्रयोग, यानी कि ज्यामिति के ज्ञान का जो प्रयोग है, वो ऑब्जेक्ट जिनमें वो अनाज डालते थे, यानी कि अन्न भंडारों या वो स्थान जहाँ पे वो अनाज डालते थे, उनका आयतन निकालने में, नहरों और पिरामिडों के निर्माण में किया करते थे। और वो ज्यामिति के प्रयोग में इतने पारंगत थे कि वो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वो कटे हुए पिरामिड का आयतन भी निकाल लेते थे। मिस्र के जो लोग हैं, वो कटे हुए पिरामिड का जो आयतन है वो निकाल लेते थे। देखो, ये हमारे पास जो चित्र दिया गया है, वो कटे हुए पिरामिड का चित्र दिया हुआ, ऊपर से काट रखा है। अगर इसको ऊपर हम बढ़ा देते हैं तो ये एक पॉइंट पे जाके इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि आप जानते हैं कि पिरामिड एक ठोस आकृति होती है, जिसका आधार एक त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, या अन्य कोई बहुभुज भी हो सकता है। और जिसके जो पार्श्व फलक है, जो साइड फेसिस है, वो ऊपर जाके, जो सबसे ऊपर जाके वो एक बिंदु पे ही मिलेंगे। ये यहाँ पे एक बिंदु पे ही जाके मिलेंगे। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं, ये ऊपर एक बिंदु पे जाके मिलेंगे। तो ये जो इसके जो साइड फेस होंगे, जितने भी साइड फेस होंगे, वो क्या बनेंगे,
वो त्रिभुज बनेगी, जितने भी साइड फेस होंगे वो क्या बनेंगे, जैसे मान लो ये ऊपर जाके यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, ये भी ऊपर जाके इस तरह से मिल जाएगा, तो ये पिरामिड है वो जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो मिस्र के लोग हैं वो कटे हुए पिरामिड का जो आयतन है वो भी निकाल लेते थे। तो उस समय में प्राचीन सभ्यताओं में भी किस तरह से ज्यामिति का बेहद जो विस्तार पूर्वक मतलब बहुत व्यापक प्रयोग किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं थी, इनकी खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता था। यहाँ पे एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। शहर आधुनिक रूप से विकसित थे, बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित थे। जो सड़कें परस्पर समानांतर थी और जो नालियां थी वो अंडरग्राउंड थी, यानी कि भूमिगत थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे होते थे। ये बात है जो वो दर्शाती है कि किस तरह से वो अक्षत्र में थी और अंकगणित के में पूर्ण रूप से निपुण थे। निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाली जो ईंटें थी भट्टों पर पकाई जाती थी और उन ईंटों का जो अनुपात था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वो 4:2:1 था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सभ्यताएं थी वो प्राचीन सभ्यताएं भी जो ज्यामिति का बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग कर रही थी। और इसी प्रकार प्राचीन भारत में सूत्रम 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल में ज्यामिति का उद्गम है वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण में किया। पवित्र अग्नियों को अधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए उनके स्थान, उनके आकारों और अक्षत्रफलों के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते थे। जो घरेलू धार्मिक क्रियाकलाप थे उनके लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि जो सार्वजनिक पूजा स्थल थे उनके लिए आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के संयोजन से बने आकारों का प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित थे कि इनसे 43 छोटे बड़े त्रिभुजों का निर्माण होता है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या थी कि यद्यपि वेदों की रचनाओं में परिशुद्ध ज्यामितीय विधियों का प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी इसके संबंध में जो संबंधित सिद्धांत है ज्यामिति का, उसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई। जो सिद्धांत है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई, ये यहाँ पे कमी थी। तो इस प्रकार हमें यहाँ से पता चलता है कि विश्व का कोई भी स्थान हो और कोई भी सभ्यता हो, हर जगह पे ज्यामिति का जो प्रयोग था वो व्यापक रूप से किया जाता था। सभ्यता चाहे कोई भी हो, ज्यामिति का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से हो रहा था। और प्राचीन विश्व में ज्यामिति के इस प्रयोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए या तो मौखिक रूप में या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेश या कुछ अन्य विधियों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको पहुंचाया गया था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कुछ सभ्यताएं जैसे बेबीलोन में ज्यामिति एक अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय था, ऐसे ही भारत और रोम में रहा। मिस्रवासियों द्वारा विकसित की गई ज्यामिति में मुख्यतः परिणामों के कथन ही निहित थे, यानी कि जो
रिजल्ट थे उनके बारे में ही हमें बताया गया था, लेकिन प्रूफ के बारे में कभी बात नहीं की गई। इनमें प्रक्रियाओं अथवा विधियों के कोई व्यापक नियम नहीं दिए गए थे, यानी कि कोई नियम नहीं बने हुए थे, सिर्फ जो रिजल्ट था उसके बारे में बात की गई थी। तो बेबीलोन और मिस्रवासियों दोनों ने ही ज्यामिति का उपयोग अधिकांशतः व्यवहारिक कार्यों के लिए किया तथा इसको एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। यानी कि इसको एक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए, एक क्रमबद्ध तरीके से इसको विकसित करने के लिए कोई विशेष कार्य इस पर नहीं किया गया। तो लेकिन जो यूनान जैसी सभ्यताएं थी, यूनान जैसी सभ्यताओं में इस तर्क पर बल दिया जाता था कि कुछ रचनाएं किस प्रकार हो जाती हैं। यूनानियों की अभिरुचि उन कथनों जिनको उन्होंने स्थापित किया था की सत्यता निगमनिक तर्कण यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करके जांचने की थी। यानी कि इस दिशा में क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की दिशा में कौन सी सभ्यता ने सबसे ज़्यादा काम किया? यूनानी सभ्यता ने सबसे ज़्यादा काम किया। सर्वप्रथम जो महान यूनानी गणितज्ञ रहे थेल्स, उनको ज्यामिति के क्षेत्र में क्रमबद्ध कार्य करने के लिए जाना जाता है। उनको श्रेय जाता है कि उन्हें सबसे पहले, यूनानी गणितज्ञ थेल्स, उनको यह श्रेय जाता है कि उन्हें सबसे पहले उपपत्ति यानी कि जिसको हम प्रूफ बोलते हैं, सबसे पहले प्रूफ दिया था। यह उपपत्ति इस कथन की थी, और जो प्रूफ था वो किस कथन के लिए प्रूफ था कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता चली हमें कि सर्वप्रथम जो यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे, उन्होंने कोई प्रूफ दिया था, और वो प्रूफ क्या था, किस कथन पर वो प्रूफ था कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। आगे बढ़ते हैं। थेल्स के बाद थेल्स के एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस। गणित का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो जिसने पाइथागोरस का नाम ना सुना हो। तो थेल्स के एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस। उन्होंने अपने साथियों के साथ ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामितीय गुणों की खोज की उन्होंने, और इसके साथ ही ज्यामितीय के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। किन्होंने किया? ये पाइथागोरस ने। और पाइथागोरस कौन थे? जो महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे, उनके एक बेहद प्रसिद्ध शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार 300 ईसा पूर्व तक ये कार्य जारी रहा। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित शिक्षक यूक्लिड, कहाँ पे? मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक जिसका नाम यूक्लिड था, ने उस समय तक जो गणित का ज्ञान था, गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया, विश्व में जो भी ज्ञान था उसको एकत्रित किया और उसको एलिमेंट्स नाम के अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। यानी कि उसको व्यवस्थित ढंग से पेश किया। किसने? यूक्लिड ने। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया। तो जो यूक्लिड ने पुस्तक लिखी उसका नाम एलिमेंट था, और उसके कितने भाग थे? उसके अध्याय कितने थे? 13 अध्याय थे। और जिनमें से प्रत्येक अध्याय को क्या नाम दिया गया? उस अध्याय को नाम दिया गया पुस्तिका। इन पुस्तिकाओं में
ये जो उन्होंने पुस्तिकाएं, कितनी पुस्तिकाएं लिखी? 13 पुस्तिकाओं में समस्त विश्व की ज्यामितीय संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। तो उन्होंने जो अपनी इन 13 पुस्तिकाओं में ज्यामिति में विश्व में जो भी समझ थी विश्व की ज्यामिति के बारे में उस समय तक, उसको आने वाली पीढ़ियों तक के लिए लिखित रूप में व्यवस्थित किया और आने वाले समय तक उनके द्वारा दिए ज्ञान ने विश्व को प्रभावित किया। इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है उसमें यूक्लिड का जो दृष्टिकोण था ज्यामिति के प्रति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज का जो करंट स्वरूप है, वो जो वर्तमान स्वरूप है ज्यामिति का, जिस रूप में हम उसको देख रहे हैं, उसके साथ उसको जोड़ने का भी प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं, इन पे बेस्ड है ये हमारे पास जो हमारा चैप्टर 5 है। यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं ही आप इसके अंदर पढ़ेंगे। यूक्लिड के समय में यूनानी गणितज्ञों ने ज्योमेट्री को उस विषय का एक सिद्धांतीय प्रतिमान मतलब मॉडल सोचा। मतलब ज्यामिति को वो एक मॉडल के रूप में सोच रहे थे। किसके मॉडल के? उस विषय के मॉडल के रूप में ले रहे थे वो, जिसमें वो रहते थे। बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, रेखा लाइन, तल प्लेन, पृष्ठ सरफेस इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। यानी कि जो बिंदु हुआ, रेखा, तल, पृष्ठ, इनकी जो अवधारणाएं हैं ये किस तरह से बनाई गई? जो उनके आसपास उनके पास जो स्थापित वस्तुएं थी उनके हिसाब से बनाई गई। आकाश तथा उसके आसपास के ठोसों के अध्ययन के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणाएं विकसित की गई। एक ठोस, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, का आकार होता है। ठोस के बारे में क्या बताया गया कि ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। इसकी जो परिसीमाएं हैं उनको हम पृष्ठ कहते हैं। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है। इनकी कोई मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या फिर सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि जब उन्होंने ठोसों की बात की तो ठोसों से उन्होंने ठोस से बिंदु पे किस तरह से चले वो। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस से बिंदुओं, ठोस से किसकी बात की? पृष्ठ की। पृष्ठ से किसकी बात की? रेखा की। रेखा से किसकी बात की? बिंदु की। तो इस तरह से वो चले तो ठोस से पृष्ठ एक चरण, पृष्ठ से रेखा दूसरा चरण और रेखा से बिंदु तीसरा चरण। तो ठोस से बिंदुओं तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। जो 3 चरण है उस पर विचार करते हैं, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे अगर इन पे विचार करें तो प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार, जिसे हम विमा भी कहते हैं, डायमेंशन से वंचित होते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ठोस है उसकी कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। एक पृष्ठ, ठोस से हम पृष्ठ पे गए तो विमाएं 2 हो जाती हैं। पृष्ठ से हम रेखा पे गए तो विमा 1 हो जाती है और रेखा से हम बिंदु पे गए तो कोई विमा नहीं है। यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने इन रहस्य उद्घाटनों का प्रारंभ एलिमेंट की पुस्तक 1 से 23 परिभाषाएं देकर
किया। इनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। जो 23 परिभाषाएं हैं उनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। अब कुछ बेहद इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं यहाँ पे। फर्स्ट है सबसे पहले कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो बिंदु के बारे में जो यूक्लिड ने परिभाषा दी वो क्या है कि बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। परिभाषा नंबर 2, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी कि जो रेखा होती है, एक जो लाइन होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, यानी कि चौड़ाई रहित वो लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जो रेखा के जो सिरे होंगे वो क्या होंगे? बिंदु होंगे। इसी तरह से नंबर 4 पर है हमारे पास, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक इसी प्रकार 5वीं परिभाषा है, एक पृष्ठ, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस भी बोलते हैं, वह है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि उसकी मोटाई नहीं होती। नंबर 6 पे है, पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे जिनको हम एजेस बोलते हैं, वो क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। और परिभाषा नंबर 7 है, तो यहाँ पे है, एक समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। तो ये हमारी जो 7वीं परिभाषा है वो चौथी परिभाषा को एक्सटेंड करने से हमें 7वीं परिभाषा मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास यूक्लिड ने जो 23 परिभाषाएं दी हैं उसमें से 7 परिभाषाएं यहाँ पे हमने की हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक इन परिभाषाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझने की आवश्यकता है। तो ये कहा गया है कि इनको थोड़ा सा और आगे समझने की जरूरत है। उदाहरणार्थ बिंदु की परिभाषा पर विचार कीजिए जो यूक्लिड ने दी है। इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो बिंदु की परिभाषा क्या दी थी उन्होंने? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो यहाँ पे जो भाग है, भाग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ इसके बारे में बताया कि मान लीजिए हम यह परिभाषित करें कि एक भाग वह है जो अक्षेत्र घेरता है, तो हमें पुनः अक्षेत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। अतः एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कहा गया है, कहते हैं एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं की परिभाषित करने की आवश्यकता होती है और बिना किसी अंत के परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। और ये जो परिभाषाओं की ये लंबी श्रृंखला शुरू हो जाएगी जब हम एक परिभाषा में कुछ शब्द हैं जिनको हम उनको परिभाषित करेंगे तो कुछ और शब्द निकलेंगे, फिर उनको परिभाषित करेंगे, फिर और शब्द निकलेंगे, फिर उनको परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो परिभाषाओं की है एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक पाया गया कि कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित मान लिया जाए। यानी कि कुछ जो ज्यामितीय पद हैं उनको अपरिभाषित मान लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस विधि से हम एक बिंदु की ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी हुई परिभाषा की तुलना से एक बेहतर इस विधि से हमें फ़ायदा क्या होगा कि इस विधि से हम एक बिंदु की ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी हुई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक आभास प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से बेनिफिट हमें ये क्या होगा कि उसकी परिभाषा को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदी डॉट से निरूपित करते हैं। हम बिंदु को क्या करते हैं? इस तरह से एक डॉट लगा देते हैं कहीं पे भी कि ये बिंदु है हमारा।
बिंदु P है, बिंदु Q है, इस तरह से हम डॉट लगा देते हैं। परंतु इस सूक्ष्म बिंदु की कुछ ना कुछ विमा अवश्य होती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि चाहे हम कितना भी छोटा डॉट क्यों ना लगा दें, तो कुछ ना कुछ तो इसकी डायमेंशन होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी विमाएँ होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। इस प्रकार की समस्या उपरोक्त परिभाषा 2 में भी आती है। तो इस तरह से जो समस्या आएगी वो हमारी परिभाषा 2 में भी आएगी। परिभाषा 2 में क्या कहा गया था कि जो रेखा होती है वो क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो इसमें देखो चौड़ाई और लंबाई का संदर्भ आता है और इसमें से किसी को भी पहले परिभाषित नहीं किया गया है। लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, उनको पहले परिभाषित नहीं किया है। इसी कारण किसी भी विषय के अध्ययन के लिए कुछ पदों को अपरिभाषित रखा गया है। यानी कि यहाँ पे ये बात आती है कि कुछ विषय के अध्ययन के लिए कुछ पदों को हमें अपरिभाषित रख के ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल, ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल, यूक्लिड के शब्दों में समतल पृष्ठ को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं। केवल यह बात आवश्यक है कि हम इन्हें अंतर्ज्ञानात्मक रूप से निरूपित कर सकते हैं। यानी कि आप अपने अंदर मन ही मन में अपने ज्ञान से अपने दिमाग में एक इनकी इमेज बना सकते हो, अथवा भौतिक प्रतिमानों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज आप उनके हिसाब से इनको स्पष्ट कर सकते हो। तो अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए, जो 23 परिभाषाएं दी है यूक्लिड ने, उसने उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की है। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। यानी कि जिनको उन्होंने सत्य माना वो वास्तव में सभी जगह पे सर्वव्यापी, यानी कि हर जगह वो सत्य थे। उन्होंने इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो जो सर्वमान्य सत्य थे, सर्वव्यापी सत्य थे, उनको 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो अभिगृहित जिनको हम एक्सियोम्स कहते हैं, और एक अभिधारणाएं जिनको हम पास्टुलेट्स कहते हैं। तो 2 वर्गों में बांट दिया है। यहाँ पे उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया है जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। यानी कि जो सर्वव्यापी सत्य है वो उनको क्या माना गया है, एक्सियोम्स और पास्टुलेट्स। अब एक्सियोम्स और पास्टुलेट्स में है तो एक ही चीज, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो पास्टुलेट्स है, जो अभिधारणाएं हैं, उनका जो संबंध है वो ज्यामिति से है, उनका जो संबंध है वो ज्यामिति से है। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें आप मतलब सामान्य जो सभी जगह पे लागू है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको एक्सियोम भी बोल रहे हैं और सामान्य अवधारणाएं बोल रहे हैं। अभिगृहित या एक्सियोम कहा गया वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं है। यानी कि गणित के हर क्षेत्र में प्रत्येक शाखा में जिनका प्रयोग किया गया उनको अभिगृहित या एक्सियोम नाम दिया गया या सामान्य अवधारणाएं नाम दिया गया। अभिगृहित और अभिधारणाएं की और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे जहाँ पे हमारे सभी चैप्टर समाप्त होते हैं वहाँ पे एक परिशिष्ट 1 है, उसमें भी आप थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट यूक्लिड के जो कुछ अभिगृहित हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों को बिना
उनके द्वारा दिए क्रम के नीचे दिया गया, यानी कि ये क्रम से नहीं है, जो उन्होंने क्रम दिया ऐसा नहीं है, उनमें से कुछ जो अभिगृहित है यहाँ पे लिए गए हैं। इसमें से देखो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाक्य में ही इसी तरह से ही होना चाहिए, ठीक है ये। तो यहाँ से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मान लो x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो या हम कहें कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है। अब जो x है वो z के बराबर है और जो y है वो z के बराबर है। तो जो वस्तुएं एक वस्तु के ही बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होंगी। अब x भी हमारे पास z के बराबर है और y भी हमारे पास z के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगी, तो कोई समस्या नहीं है इसमें, तो सर्वव्यापी सत्य है। ठीक इसी तरह से दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे में कहा गया है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखो जब पहले ही बराबर है और उनको बराबरों में जोड़ा जाएगा तो फिर उनसे जो बनेगा वो भी आपस में बराबर ही होगा, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ठीक इसी तरह से तीसरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा है कि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। तो जब हम बराबरों में बराबर घटाएंगे तो शेष भी बराबर ही आएंगे, क्योंकि तो बराबर थे। जब दो क्वांटिटी बराबर है उनमें बराबर जोड़ेंगे तो तभी बराबर रहेगा, घटाएंगे तो भी बराबर ही रहेगा। आगे फोर्थ में कहा गया है, फोर्थ में कहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ पे संपाती मतलब जैसे 1 रुपये का एक सिक्का है और ठीक उसी शेप उसी साइज का वही सेम जो सिक्का होगा, जब उसके ऊपर वो रख देंगे तो नीचे वाला हमें नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनको हम संपाती बोलते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास संपाती हो जाएंगे। तो अगर वो संपाती हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पांचवें की बात करें, पांचवा है हमारे पास पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास एक पूर्ण है, इसका मैंने एक हिस्सा काट दिया तो ये जो हिस्सा होगा ये तो छोटा ही होगा पूर्ण से, तो या ये वाला हिस्सा भी पूर्ण से तो छोटा ही होगा, यानी कि पूर्ण होता है उसके एक हिस्से से किसी भी भाग से बड़ा होता है, तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। छठे की अगर हम बात करें तो एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। तो बिल्कुल आसान सही बात है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब कोई भी वस्तु आप ले लिए और उसके डबल कर दीजिए तो वो बराबर ही तो होंगे। और सातवां है हमारे पास एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तुओं के जिस तरह से दुगने बराबर होंगे उसी तरह से आधे भी बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास यूक्लिड के कुछ अभिगृहित थे। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अब हम जो अभी हमने अभिगृहित की हैं एक्सियोम्स के हैं, अब हम अभिधारणाएं करेंगे। हमारे पास जो अभिधारणाएं हैं जिसको हम इंग्लिश में पास्टुलेट्स कहते हैं। तो यूक्लिड की जो अभिधारणा 1 है वो है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब देखो बिल्कुल आसान सी बात है ये, तो बिल्कुल यहाँ पे कहा गया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है भाई। तो इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और इसमें एक बात और नोट करने वाली है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक बात और हम नोट करेंगे, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब देखो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक यही रेखा बनेगी ना, सीधी रेखा लगानी है हमें, तो एक ही बनेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता भी और कोई हो सकता है। तो सीधी रेखा तो एक ही हो सकती है। तो इसका जो इसको अगर हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक अद्वितीय रेखा, एक अद्वितीय सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक ही खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। तो यह है हमारे पास अभिधारणा 1। इसी तरह से अभिधारणा 2, अभिधारणा में 2 कहा गया है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये एक हमारे पास हम एक रेखा लेते हैं, शांत रेखा की बात की है।
अब देखो हम जो आज के समय में हम पढ़ रहे हैं, हम उसको शांत रेखा नहीं कहते, हम उसको कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड। यूक्लिड ने यहाँ पे जो शांत रेखा कहा गया है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि एक शांत जो रेखाखंड है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। देखो इसको इधर से बढ़ा देंगे हम, इधर से बढ़ जाएगा, तो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी चलता रहेगा, इधर भी चलती रहेगी, तो अनिश्चित रूप से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे पास अभिधारणा 2 है। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या कहा है कि एक शांत रेखा, जिसको आजकल हम रेखाखंड बोलते हैं, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 2। अभिधारणा 1 क्या थी हमारे पास? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी है एक शांत रेखा को क्या कर सकते हैं? हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरी अभिधारणा 3 है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आप प्रकार पेंसिल के साथ करते हो। कोई यहाँ पे हमने मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहा गया कि ये हमने केंद्र मान लिया यहाँ पे और त्रिज्या लेके तो एक वृत्त तो खींच ही सकते हैं हम। तो बिल्कुल सही बात है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये है यूक्लिड की अभिधारणा 3। आगे बढ़ते हैं। अभिधारणा 4 बड़ी मजेदार, बेहद इंटरेस्टिंग। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण क्या होता है? हमारे पास 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी समकोण है, मान लो एक समकोण हमने ये बना लिया, यहाँ पे समकोण है हमारे पास, और ये हमारे पास ए है, तो समकोण ए, और ये एक मैंने यहाँ पे बना दिया समकोण, और ये है हमारे पास क्यू। तो ये समकोण भी 90 डिग्री का है, ये भी समकोण 90 डिग्री का, तो बराबर तो होंगे ही आपस में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिधारणा 5 पे। अभिधारणा 5 क्या कहती है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। प्यारे बच्चों, दोबारा से एक बार फिर दोबारा से देखते हैं अभिधारणा 5 में क्या कहा गया है। अभिधारणा 5 में कहा गया है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं, तो वो दोनों सीधी रेखाएं हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, उसी साइड में मिलेगी वो जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो अभिधारणा 5 हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट अभिधारणा है। अब इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस अभिधारणा 5 को समझते हैं हम। तो इसमें क्या गया है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, अब देखो हमारे पास मान लो एक रेखा ये होगी, हमने एक रेखा ये ली और दूसरी रेखा हमने ये ली। तो यहाँ पे इसको एक बार, एक रेखा हमने, थोड़ा आपको ठीक ढंग से नज़र आ जाएगा, एक हमने रेखा ये ले ली और एक हमने ये रेखा ले ली। अब इस पर एक सीधी रेखा इन दो रेखाओं पे गिरकर, ये रेखा इन पे गिर गई है, एक सीधी रेखा इन दो रेखाओं पे गिरकर, तो दो रेखाएं तो ये हमारे पास थी और सीधी रेखा जो इन दोनों पे गिरी है वो ये होगी।
अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण, मान लो ये दोनों अंतःकोण की बात हो रही है, अंतःकोण इस प्रकार बनाती है कि इन दो इनका योग है जो मिलकर वो दो समकोणों से कम है। समकोण मतलब 90 डिग्री और दो समकोणीय मतलब 180 डिग्री से कम है। तो यानी कि इस कोण का और इस कोण का जो जोड़ है, कोण 1 और कोण 2 का जो जोड़ है वो 180 डिग्री से कम है। तो ये जो दो रेखाएं हैं वो इस साइड में ही मिलेंगी। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे मिलेंगी, इस साइड में ये कभी नहीं मिलेंगी, इस साइड में नहीं मिलेंगी। जिस साइड में उन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है उसी साइड में वो मिलेंगी। तो अभिधारणा 5 में प्यारे बच्चों ये कहा गया है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर 5 क्लास 9 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत अच्छी समझ के लिए ज़रूरी है कि आप इस जो वीडियो है उसको एक दो बार जरूर देखें। और बुक में एक्सरसाइज से पहले जितना भी मटेरियल है, बुक में एक्सरसाइज से पहले जितना भी मटेरियल है उसको एक दो बार जरूर आप पढ़ें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर के प्रति बहुत अच्छी बन सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।